दूर एक गांव में मिंटू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत बुरा आदमी था। उसे पैसों के अलावा किसी चीज से प्यार नहीं था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रूपा और 18 साल का बेटा अमर था। वो लोग गांव में अपनी पुश्तैनी घर में अपने पिता और भाई के साथ रहते थे। मिंटू जायदाद, जमीन और पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था, यहाँ तक कि किसी का खून भी कर सकता था। वो इतना शैतान इंसान था कि जब भी कोई गरीब गांव वाला उसका जमीन गिरवी रखकर मिंटू से पैसा उधार लेता था, मिंटू किसी भी तरह उस गरीब का जमीन हड़प लेता था। उसका छोटा भाई ऋषभ उससे बहुत छोटा था। वो बहुत ही शांत और सीधा था। उसकी पत्नी गुजर चुकी थी। बस एक 8 साल की बेटी थी, निशा। दोनों भाई मिलकर पिताजी के कारोबार संभालते थे। ज्यादा उम्र हो जाने के कारण एक दिन मिंटू के पिता की देहांत हो गई। मिंटू के पिता के मौत के कुछ दिन बाद एक दिन मिंटू के पास एक वकील आकर कहते हैं, मिंटू साहब, आपके पिताजी एक वसीयत बना कर गए थे। वो चाहते थे कि मैं इस वसीयत को पढ़कर आप लोगों को सुनाऊं, तो आप घर के सभी लोगों को यहाँ बुलाइए। अरे वसीयत? पिताजी ने तो मुझे कभी ऐसा नहीं बताया। वो चाहते थे कि यह बात आप लोगों को उनके देहांत होने के बाद ही पता चले। अब तो उनका देहांत हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को वसीयत सुना ही दूं। ठीक है, मैं अभी सबको बुलाता हूँ। कहाँ हो सब? ऋषभ, यहाँ आओ। सब वहाँ आ जाते हैं। तब वकील सबसे कहते हैं, आपके पिताजी की वसीयत के मुताबिक आप लोगों की जितनी भी जायदाद है, उसमें से आधे जायदाद का मालिक आपका भाई ऋषभ है, और कारोबार की देखभाल आप दोनों को मिलकर करना पड़ेगा। ऐसा कैसे? कारोबार तो ज्यादातर मैं ही संभालता हूँ। मैंने तो वसीयत सुना दी, अब आप लोग अपना समझे। इतना कहकर वकील वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों तक सब पहले जैसा ही चलता है। एक दिन फिर से मिंटू एक गांव वाले की जमीन धोखे से हड़प लेने की कोशिश करता है। मालिक, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो ज्यादातर पैसा चुका दिया है। कहाँ चुकाया है? तुझे पता है ब्याज और असल मिलाकर कितना हो चुका है? कितनी कीमत है तेरी उस छोटी सी जमीन की? वो तो मैं हूँ कि उस बंजर जमीन के बदले उतना सारा पैसा दिया था। नहीं मालिक, वो जमीन बंजर नहीं है। उसमें साल में 2 बार फसल उगता है। ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सा और समय दे दीजिए, मैं सब पैसा चुका दूंगा। नहीं रे, कागज के अनुसार अब समय खत्म हो चुका है। अब और कुछ नहीं हो सकता। तू भूल जा उस जमीन को। ऋषभ दूर खड़े ये सब देख रहा था। उनको मिंटू का ये सब काम बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो अपने भाई से कहता है, छोड़ दीजिए ना भाई साहब, क्या फायदा इन लोगों को सताकर। खामखा हम गुनहगार बन रहे हैं। अब तू मुझे बताएगा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं? ऋषभ और कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो मन ही मन सोचता है, क्या करूं मैं? भाई साहब तो कुछ सुनने का नाम ही नहीं लेते हैं। ऐसा चलता रहा तो मेरी बेटी को कोई अपने घर की बहू नहीं बनाएगा। एक काम करता हूँ, मैं अपनी बेटी को लेकर अलग हो जाता हूँ। इतना सोचकर अगले दिन ऋषभ आकर अपने भाई से बोला, भाई साहब, अब मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बेटी निशा को लेकर अलग घर में चला जाऊँ। इसलिए आप घर और कारोबार को 2 हिस्सों में बांट दीजिए। मैं अपना काम संभाल लूंगा। ये सुनते ही मिंटू के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब वो कुछ नहीं कहा, बस बोलता है, अच्छा, मैं सोचूंगा इस बारे में। उसी रात मिंटू सोचता है, इस ऋषभ का कुछ करना ही पड़ेगा। देखो कैसे आ जाकर मुझसे अपना हिस्सा मांगने लगा। कितना खर्चा था उन दोनों बाप बेटी का। सारा पैसा तो घर में ही आ रहा था। अब अगर उसे घर का और कारोबार का आधा हिस्सा देना पड़ा तो मुसीबत हो जाएगी। इस ऋषभ को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। फिर मिंटू छुपकर अपने भाई के कमरे में जाता है और तकिए से उसका मुंह दबाकर उसे मार देता है। अगले दिन सबको पता चलता है कि ऋषभ मर गया है। सबको लगता है कि वो नींद में मर गई। मिंटू भी बहुत नकली आंसू बहाता है। मेरा भाई मुझे छोड़कर क्यों चला गया? अब मैं इतनी बड़ी संपत्ति का अकेले क्या करूंगा? मिंटू बहुत शान से अपने भाई का अंतिम संस्कार करता है। गांव वाले भी मिंटू का अपने भाई के प्रति प्यार देख बड़ा नाम करता है।
और ऋषभ की बेटी निशा को घर में बस एक कोने में जगह मिलता है। समय बीतता जाता है। फिर एक दिन मिंटू दूसरे गांव के और एक बड़े व्यापारी की इकलौती बेटी के साथ अपने बेटे अमर की शादी करवा देता है ताकि उस व्यापारी के जायदाद हड़प सके। और होता भी ऐसा है। दहेज में तो मिंटू भर भर कर पैसा गहना लिया ही था। उसके बाद भी किसी न किसी बहाने अपनी बहू के द्वारा उसके मायके से पैसा मंगवाता रहता है। फिर एक दिन मिंटू अपने बहू से कहा, बहू, एक बात सोच रहा हूँ। हाँ बोलिए पिताजी। तुम्हारे पिताजी की तो बहुत उम्र हो चुकी है और वो ठीक से अपना कारोबार और जायदाद संभाल नहीं पा रहे हैं। तुम एक काम करो ना बेटी, तुम्हारे पिता की सारी संपत्ति तो तुम्हारी ही है, मतलब तुम्हारे पति का ही है। तो तुम अपने पिताजी से बात करके सब अभी से अमर के नाम कर दो, तो हम सब उनकी संपत्ति ठीक से संभाल लेंगे। ठीक है पिताजी, मैं बात करूंगी अपने पिताजी से। होता भी ऐसा है। कुछ ही दिनों में वो सारी संपत्ति भी मिंटू के हाथ में आ जाता है। फिर एक दिन उसका एक दोस्त उसे कहता है, अरे मिंटू, तुम तो दिन ब दिन काफी अमीर होते जा रहे हो। हाँ भाई, क्यों ना हूँ, मैं हूँ ही इतना समझदार। जानते हो, तुम्हारा ये पैसा रातों रात दुगना हो सकता है। कैसे भाई, मुझे बता। लॉटरी का टिकट खरीदकर। सुना है पास के गांव में एक आदमी को 100 रुपए की लॉटरी से 1 करोड़ रुपए मिल गए हैं। ये सुन मिंटू और लालच में आ जाता है और अगले दिन से ही लॉटरी का टिकट खरीदना शुरू कर देता है। कुछ दिन तो वो 500,000 रुपए करके लॉटरी का टिकट खरीदता है। फिर एक दिन वो भी 10,000 रुपए जीत जाता है। तब मिंटू ने सोचा, अरे वाह, मेरे दोस्त ने तो सही कहा था। अगर मैं लॉटरी का टिकट खरीदता गया तो मैं भी कभी न कभी 1 करोड़ जीत जाऊंगा। उस दिन से वो भी ज्यादा लॉटरी के टिकट खरीदना शुरू कर दिया। वो हर रोज 10-15 हजार रुपए तक का टिकट खरीदने लगा। ऐसा करते करते कई महीनों गुजर गया। उसकी जमीन जायदाद सब कुछ इस लॉटरी के टिकट के वजह से बिक गया। फिर भी वो टिकट खरीदना बंद नहीं कर पा रहा था। हर रोज उसे लगता था कि आज का टिकट का नंबर जरूर मिलेगा और आज ही मैं जीतूंगा। घर वालों ने उसे बहुत रोका पर वो किसी का नहीं सुना। धीरे धीरे उनके कारोबार का सारा पैसा भी लॉटरी में चला गया और कारोबार बंद होने को आया। यहाँ तक मिंटू ने उनके अपना घर भी गिरवी रख दिया, लेकिन फिर से एक बार भी वो लॉटरी जीत नहीं पाया। तब उसने सोचा, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं क्यों लालच में पड़ा? ये आपने क्या किया पिताजी? अब हमारे पास बस थोड़ा सा कारोबार बचा है और ये घर भी गिरवी है। हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? मुझे माफ कर दो बहू, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। मिंटू की लालच उसे आसमान से जमीन पर गिरा देती है और उसे अमीर से कंगाल बना देती है। तो देखा ना, इसलिए ही कहते हैं लालच बुरी बला है।